Good morning, everyone. Our today's topic of discussion is electricity supply company. Electricity company is treated as a public utility concern. There are two acts relating to electricity companies in India. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में काउंट होती है और इसके जो न्यूमेरिकल्स है या इसमें जो रूल्स फॉलो होते हैं उसके लिए दो एक्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। फर्स्ट इज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 और सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 एंड 1978। ये दो जो एक्ट्स हैं इन दोनों के रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो है वह अपने अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। फॉलोइंग हैव बीन क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन दिस एक्ट्स। इन एक्ट्स में ये निम्न जो अमाउंट दी हुई है, निम्न मदें जो हैं वह एक्सप्लेन की गई हैं। तो पहला है इसमें इनकम। तो इनकम में कौन कौन सी इनकम होती है जो कि शामिल की गई है। तो फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ एनर्जी, रेंट ऑफ मैटर, इनकम फ्रॉम रिपेयर्स एंड सेल्स ऑफ लैम्प एक्सेट्रा, रेंट, ट्रांसफ़र फीस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अदर इनकम्स। तो इनकम के जो सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के, तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हम जो करते हैं या हम जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उससे हमें जो इनकम होती है, फिर हम कुछ मटेरियल को बेच कर या कुछ मटेरियल को रेंट पे देकर जो रेंट रिसीव करते हैं वह, फिर इनकम फ्रॉम रिपेयर एंड सेल्स ऑफ लैम्प को सेल करके या उसको रिपेयर करके जो हम इनकम करते हैं वह, फिर जो रेंट हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए वह, ट्रांसफ़र फीस यदि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो उसकी फ़ीस जो चार्ज की जाती है वह, देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी अदर कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करती है उससे जो इनकम होती है, और इसके अलावा कोई और इनकम हो तो वह, इतनी तरह की इनकम होती है। देन एक्सपेंडिचर। तो इसमें एक्सपेंडिचर में निम्न जो है उन्हें शामिल किया गया है। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग एंड परचेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने या एनर्जी को परचेस करने के लिए जो कॉस्ट बियर की जाती है वह एक्सपेंडिचर में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट या सेल करने के लिए जो खर्च किए जाते हैं वे। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो रेंट और टैक्स पे करने होते हैं वह। इंटरेस्ट ऑन लोन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यदि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी कोई लोन लेती है तो उसका जो इंटरेस्ट है वह एक्सपेंसेस में आता है। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे करती है कंपनी वो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। जो हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हमारे यहाँ पे करते हैं या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वह इसमें आता है। ऑडिट फीस, जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है उसकी फ़ीस फिर शामिल की जाती है इसमें। और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो इसके नेक्स्ट एक्सपेंसेस हैं वो है अदर एडमिसेबल एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी यूज़ की जाती है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वह भी एक्सपेंसेस में आता है। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेजुएटी एक्सेट्रा। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके पीएफ या ग्रेजुएटी के लिए जो कंपनी कंट्रीब्यूशन देती है वह भी उसका खर्च है। देन बोनस टू एम्प्लॉयज़ को जो बोनस दिया जाता है वह। इतनी तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के एक्सपेंसेस में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं, इन इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट्स को एप्रोप्रिएट किया जाता है या उन अमाउंट्स का एडजस्टमेंट्स किया जाता है। वो अमाउंट्स हैं पोस्ट लॉसेस, मतलब पिछले जो हानियाँ हुई हैं
उन्हें एडजस्ट किया जाता है। देन टैक्सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स, इनकम और प्रॉफिट पे जो टैक्स पे किया जाता है वह प्रॉफिट में से एडजस्ट किया जाता है। देन इनटेंजिबल रिटर्न ऑफ, जो इनटेंजिबल एसेट्स को हम रिटर्न ऑफ करते हैं, जैसे गुडविल है उसे अगर रिटर्न ऑफ किया गया है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इन्हें यदि रिटर्न ऑफ किया गया है तो वो प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। देन कंट्रीब्यूशन टू कंटिंजेंसी रिजर्व, यदि कंटिंजेंसी के लिए कोई रिजर्व बनाया गया है तो उसमें हम प्रॉफिट में से ही शेयर करते हैं, प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र करते हैं। देन एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, यदि प्रीवियस ईयर का कोई डेप्रिसिएशन बाकी है या चार्ज करना बाकी है तो वह भी करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस होता है। देन डेवलपमेंट रिजर्व के लिए भी कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है प्रॉफिट में से। देन अदर एप्रोप्रिएशन परमिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसके अलावा यदि कोई एप्रोप्रिएशंस परमिट किए जाते हैं तो वह प्रॉफिट में से एडजस्ट किए जाते हैं। तो प्रॉफिट में से ये इतनी अमाउंट्स होती हैं जिन्हें कि एडजस्ट करते हैं, जिसके बाद आता है एप्रोप्रिएट प्रॉफिट या क्लियर प्रॉफिट। अब रीज़नेबल रिटर्न, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें रीज़नेबल रिटर्न कैलकुलेट करना होगा। तो रीज़नेबल रिटर्न में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला होता है द अमाउंट ऑफ फंड बाय अप्लाइंग द स्टैंडर्ड रेट टू द कैपिटल बेस एट द एंड ऑफ द ईयर। हियर स्टैंडर्ड रेट मीन्स द रिजर्व बैंक रेट रनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस 2%। दैट मीन्स कि हमारा जो कैपिटल बेस आता है, जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर जब हम इसका कैपिटल बेस कैलकुलेट करते हैं तो उस कैपिटल बेस पर रिज़र्व बैंक की जो स्टैंडर्ड रेट होती है उसमें 2% ऐड करके और जो अमाउंट आती है वह हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहली अमाउंट वही होती है हमारा रीज़नेबल रिटर्न में। फिर सेकंड आता है द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अदर देन इन्वेस्टमेंट मेड अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिंजेंसी रिजर्व। दैट मीन्स कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो हमें इनकम होती है वह भी हम इसमें रीज़नेबल रिटर्न में लेते हैं। देन थर्ड है एन अमाउंट इक्वल टू 0.5% ऑन एनी लोन्स एडवांसेस बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हम कोई भी लोन या एडवांस लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो इनकम उससे हमें मिलती है, दैट मीन्स कि हम यदि लोन प्रोवाइड करते हैं तो उस पर यदि हमें इनकम मिलती है तो उसका 1/2% भी यहाँ पर लिया जाता है। एन अमाउंट इक्वल टू 1/2% ऑन एनी लोन्स एडवांस, ये कंप्लीट हो चुका है पॉइंट। नेक्स्ट, एन अमाउंट इक्वल टू 1/2% ऑन द अमाउंट्स रिलीज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को इशू करने पर जो अमाउंट रिलीज़ होती है उसका 1/2% भी हम यहाँ पर लेंगे रीज़नेबल रिटर्न में। नेक्स्ट है एन अमाउंट इक्वल टू 1/2% ऑन अक्यूमुलेशंस इन द डेवलपमेंट रिजर्व। डेवलपमेंट रिजर्व में जितना भी इंक्रीज़ होता है या उसको हम जब चेक करते हैं उससे जो उसके प्राइस में इन्हांसमेंट होता है उसका भी 1/2% इसमें लिया जाता है। नेक्स्ट, एनी अदर अमाउंट एज मे बी अलाउड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट having regards to the previous tax structure in the country। दैट मीन्स कि इसके अलावा यदि कोई और अमाउंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड की गई है तो वह हम इसमें शामिल करते हैं। दैट मीन्स ये जो 5 अमाउंट्स हैं वो तो आएंगी ही, उनके अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अलाउड कोई अमाउंट दी गई है तो वो भी हम लेंगे। तो इन सब अमाउंट्स का जो सम टोटल होता है वही रीज़नेबल रिटर्न कहलाता है। इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब और इजीली आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट इसमें होता है
डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कि जो हमारा कैपिटल बेस होता है, वह कैपिटल बेस की जो अमाउंट है वह क्लियर प्रॉफिट से कम होती है, या जो हमारा क्लियर प्रॉफिट है वह कैपिटल बेस से ज़्यादा होता है, तो वह ज़्यादा अमाउंट जो होती है वह सरप्लस कहलाती है। और वह जो सरप्लस होता है वह अलग अलग अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1/3 ऑन ऑफ सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 5% ऑन रीजनेबल रिटर्न डिपेंड्स ऑन द डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। दैट मीन्स कि इसका जो 1/3% है वह हम सरप्लस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वह हमारे रीज़नेबल रिटर्न का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स रीज़नेबल रिटर्न का 5% या 1/3 दोनों में से जो कम है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ द बैलेंस इज ट्रांसफर टू टैरिफ एंड डिविडेंड्स डिस्पोजल ऑफ टैरिफ एंड डिविडेंड्स कंट्रोल रिजर्व। जो हमने 1/3 या 5% कैलकुलेट किया है वह माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसका 1/2% जो होता है वह टैरिफ एक्ट या डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट टू सरप्लस इज ट्रांसफर टू कंज्यूमर्स। इसके अलावा जो अमाउंट बचती है वह कंज्यूमर्स को ट्रांसफ़र होती है, जो कि कंज्यूमर बेनिफिट फ़ंड के नाम से हम ट्रांसफ़र करते हैं, कंज्यूमर बेनिफिट रिजर्व के नाम से हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो 3 चीज़ों में यह ट्रांसफ़र होती है। पहला होता है सरप्लस जो डिस्ट्रीब्यूट होता है रीज़नेबल रिटर्न का 5% या एक्चुअल अमाउंट का 1/3 जो दोनों में से कम है। सेकंड होता है टैरिफ और डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व के लिए, और थर्ड होता है कंज्यूमर बेनिफिट के लिए। इन 3 अमाउंट्स में यह डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्लियर प्रॉफिट। मैक्सिमम लिमिट जो होती है वह 20% होती है, जो रीज़नेबल रिटर्न हमारा आता है उसके। यदि रीज़नेबल रिटर्न के 20% से ज़्यादा अमाउंट क्लियर प्रॉफिट की होती है तो पूरी अमाउंट जो है वो कंज्यूमर्स बेनिफिट फंड में ट्रांसफ़र हो जाती है या कंज्यूमर बेनिफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट रिजर्व। तो डेवलपमेंट रिजर्व का मतलब होता है कि जो इनकम टैक्स में रेट अलाउड की गई है या जो प्लांट एंड मशीनरी पर जो रिबेट दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, वह जो रिबेट है वह डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और यदि उस पर कोई भी लॉस होता है तो उस फंड में से जो अमाउंट है वह यूज़ की जाती है या उसे रिकवर करने के लिए डेवलपमेंट रिजर्व में से अमाउंट यूज़ की जाती है। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट रिजर्व का हम कैलकुलेशन करते हैं या डेवलपमेंट रिजर्व हम बनाते हैं। तो ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हमें केवल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके अलावा जो गैस कंपनी होती है या रेलवे कंपनी होती है उनके हमें नहीं करने हैं, इसीलिए हमने केवल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की जो डिटेल है वह की है। इसमें मैंने आपको जो भी आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।